हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें क्लास 6 में साइंस में हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। नाउ वी स्टार्ट दिस चैप्टर। अब हम देखते हैं यहाँ पे एस्टिमेशन एंड एक्यूरेसी क्या है। ये दोनों की क्या डेफिनेशन होती है, एस्टिमेशन की और एक्यूरेसी की। पहले एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। क्या कहना चाह रहा है ये? जैसे कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ, कोई 1 किलो चीज है, लगभग 1 किलो, या मेरा वजन बताओ कितना है, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ 80 kg, और मेरा वास्तु एक्यूरेट जो वेट है वो 81 kg है, तो नियर अबाउट क्या है, सेम है। तो इट मीन्स वो क्या हो गया, एक्यूरेट वैल्यू हो गई। यही चीज ये बोल रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी दी गई है उसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, और हमारा आंसर कितना आया है, वो दोनों अगर लगभग सेम होते हैं तो इसे एक्यूरेसी कहते हैं। While conducting an experiment, if all the substance are not measured accurately, the result may be totally wrong। यदि हम कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके सही तरीके से मेजरमेंट ना किया जाए, एक्यूरेट मेजरमेंट ना किया जाए, तो हमारा रिजल्ट गलत आता है। जैसे while cooking in the kitchen, your mother will be estimate the amount of salt. Little more or less will not make much difference to the taste of the item cooked. That is why it is often sufficient to estimate the measurement. However, estimation develops with practice and experience। अब जैसे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है, अगर रसोई में खाना बनाया जाता है तो सब्जी कितनी बना है, अंदाजे से हम क्या डाल देते हैं, उसमें मसाले डाल देते हैं, और वो सब्जी टेस्टी भी होती है। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा कम नमक डल जाए या थोड़ा सा ज़्यादा डल जाए तो भी बहुत ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि एस्टिमेशन एक्यूरेट होता है। और एस्टिमेशन किससे आता है, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से। बहुत सारा बार आपने देखा होगा कि हलवाई जब बहुत ज़्यादा सब्जी बनाते हैं या बहुत ज़्यादा मिठाई बनाते हैं तो ऐसे बिना मेजरमेंट के अंदाजे से ही वो क्या डाल देते हैं, उसमें चीनी या नमक या जो भी मसाले होते हैं वो डाल देते हैं। तो वो कहाँ से आता है, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से आता है। नाउ आगे देखिए, एस्टिमेशन एंड एक्यूरेसी की बात कही जा रही है फिर से। फॉर मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट वी मस्ट यूज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मुझे मेजरमेंट सही लेना है तो मुझे इक्विपमेंट भी सही लेने पड़ेंगे। अ वेइंग स्केल इज यूज्ड। वेइंग जो मशीन होती है यूज करते हैं द मास ऑफ वेजिटेबल्स। आपने देखा होगा, ये वेइंग मशीन है, ये भी वेइंग मशीन है, ये भी वेइंग मशीन है। ये किसको यूज कर, ये सब देखिए वेइंग मशीन के एग्जाम्पल है। ये भी वेइंग है, ये भी वेइंग है, सब वेइंग मशीन के एग्जाम्पल है, और सब एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं। बट वी नीड टू यूज अ फिजिकल बैलेंस फॉर वेइंग लाइट थिंग्स। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, ज्वेलर्स के पास में इस तरीके का फिजिकल बैलेंस होता है, और इससे बहुत एक्यूरेट रीडिंग आती है। नाउ बहुत कौन सी लाइट जो थिंग्स होती हैं, बहुत हल्की जो चीजें होती है, उनके लिए फिजिकल बैलेंस यूज किया जाता है। लाइक ए फीदर और अ पेटल। अगर मुझे एक फीडर का, पंख का, या एक पंखुड़ी का यानी पेटल का वेट लेना है तो मुझे फिजिकल बैलेंस लेना पड़ेगा। क्लॉक्स आर यूज टू मेजर टाइम। ये वाली क्लॉक लीजिए या ये लीजिए, ये नॉर्मल क्लॉक है। आपको टाइम मेजर करना है उसके लिए आप ये यूज लेंगे। बट वी नीड टू स्टॉप वॉच टू मेजर टाइम टेकन बाय ए रनर इन अ 100 मीटर रेस। ये क्या होती है, स्टॉप वॉच। आप इसमें कितना टाइम लगा उसे मेजर कर सकते हैं। खाना बनाने में कितना टाइम लगा, रनिंग में कितना टाइम लगा, या कोई और दूसरा वर्क करने में हमें कितना टाइम लगा, उसे हम स्टॉप वॉच से
मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रिकॉशंस व्हाइल मेजरिंग लेंथ। अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो आप उसमें क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे उसके बारे में। प्लेस अ स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट लेंथ। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी लेंथ ले लूं यहाँ पे। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसका स्केल लेना पड़ेगा, एक स्केल लेना पड़ेगा। और उस स्केल को किस साइड में, यहाँ पर इसके एकदम पास में क्या कर देंगे, रख देंगे। ये स्केल लिया मैंने, है ना, और स्केल तो बड़ा भी हो सकता है इससे और छोटा भी। और ये स्केल यहाँ पे हमने इसको रख दिया, है ना, ऐसा रख दिया। आगे, इन सम वॉर्न आउट स्केल द एंड मे बी ब्रोकन, है ना, जीरो मार्क इज नॉट क्लियर इन सच स्केल। यहाँ पे जीरो मार्क होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क सच स्केल। अगर जिनके जीरो मार्क हटा हुआ हो वहां से जीरो मार्क से मेजरमेंट नहीं करना चाहिए। यू कैन यूज अदर फुल मार्क of the scale, for example 1 centimeter, 2 centimeter. Do not forget to subtract the reading of the full marks from the reading at the other end. Correct positioning of eye सही पोजीशन पे रखना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको देखना चाहती हूँ तो इस तरीके से मुझे आई इसके लेवल पे लानी पड़ेगी। For taking measurement, our eye must be exactly in front of the point where the measurement is taken. A reading taken by seeing sideways leads to an error called parallax error. अगर जैसे मुझे यहाँ पर ये रीडिंग लेनी है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर कुछ ऐसी रीडिंग है इस तरीके की, तो और मुझे यहाँ से रीडिंग लेनी है यहाँ तक, तो मेरा आई लेवल क्या है अभी रिसेंट में अभी मेरा आई लेवल ये है ना, ये आई लेवल है। और मुझे क्या चाहिए, ये वाला आई लेवल चाहिए, यहाँ पे आई लेवल चाहिए, है ना। रिसेंटली मेरा आई लेवल क्या है, ये रहा। और अभी मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आई लेवल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आई की पोजीशन को ऐसे नीचे लाना पड़ेगा, तो मैं इसको मेजर कर सकती हूँ। पोजीशनिंग जो होगी आई की वो ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एरर आती है, और इस एरर को पैरालेक्स एरर कहते हैं। नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, दिव्याम स्टैक्ड some 10 rupees coin against a scale as shown in picture। यहाँ पिक्चर तो दे ही नहीं रखी, तो आपको बताएं हम। यहाँ पर एक ऐसा सिलेंडर जैसा कॉइन्स रखे हुए हैं, ये देखिए ये कॉइन्स है ना, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, है ना, ऐसे कॉइन्स रखे हुए। और इन कॉइन्स को इन्होंने क्या किया है, ऐसे कि इसकी विड्थ हो गई, ये कॉइन है ना, और यहाँ पे इसको क्या किया है, एक किसी स्केल से इसको मेजर कर रहे हैं, सिलेंडर में डाल दिया या स्केल से इसको मेजर कर रहे हैं। और थोड़े से और बना देती हूँ कॉइन्स, ये देखिए ये यहाँ पे कॉइन्स है, और यहाँ पे एक स्केल लगा दिया है इन्होंने। देखिए यहाँ पे स्केल है, कहीं पर टाइमर है, राइटिंग बोर्ड है, क्लॉक है, क्लॉक की जगह नहीं, ये तो नहीं होगा, स्केल है यहाँ पर। और इसे हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से इतना ही कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसे ऐसे रोटेट, और मैं इसे उठा के यहाँ पर ले जाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये स्केल दिया है ना, ये 0.0 इंच दिखा है, इंचेस के अंदर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, ये अभी 0 पे है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 0.0, और
0 पे मैंने यहाँ रखा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये पिक्चर ऐसा ही है, ही कैन मेजर द डैश ऑफ द कॉइन्स। ये यहाँ पे कॉइन्स है और ये क्या है, स्केल है। ये रीडिंग बता रहा है, इसको यहाँ से लेके कहाँ तक बता रहा है, यहाँ तक की रीडिंग बता रहा है। तो जब ये रीडिंग बताएगा इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए थोड़ा कम और ज्यादा है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा, ये रीडिंग बताएगा। तो आगे देखिए क्या चीज की बता रहा है, थिकनेस की, डायमीटर की, सरकमफ्रेंस की, या किसी की भी। तो आप खुद ही देख रहे हैं ये इससे क्या पता चल रहा है, इसकी थिकनेस पता चल रही है, ओनली थिकनेस पता चल रही है, डायमीटर नहीं पता चल रहा, सरकमफ्रेंस भी नहीं पता चल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the distance between Radha and Riya house is 4329 meter, it can be rounded to dash kilometer। अब आपको पता होना चाहिए 4329 मीटर और आपसे पूछा है कितना किलोमीटर, और आपको मालूम होना चाहिए मीटर, मीटर का 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अगर मुझे देखो जो चीज, दो चीज गिवन होती है, यहाँ पे भी मीटर है यहाँ पे भी मीटर है, तो इसको उल्टा लिखेंगे, यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। और आपके पास कितना है, 4329 मीटर इज इक्वल टू 4329/1000, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1230 है तो 4.329 किलोमीटर। यहाँ पे मीटर नहीं आएगा, यहाँ पे ये किलोमीटर आएगा। यानी कुल मिला के अगर मुझे मीटर से किलोमीटर बनाना हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 से क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, है ना। तो 4329 मीटर इज इक्वल टू 4329 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं हम और चाहे तो इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4.329 किलोमीटर, और इसका मतलब 4 किलोमीटर 329 मीटर। कितना किलोमीटर आ रहा है, 4। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज और आर वैलिड रिगार्डिंग एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के रिलेशन में कौन सी सिचुएशन सही है। फॉर मेजरिंग विड्थ ऑफ द बेडरूम डोर टू मूव अ टेबल इनटू इट। अगर मैं इस किसी भी बेडरूम के डोर की विड्थ मेजर करना चाहती हूँ तो मेरे पास जो टेबल होगी मैं उसे अंदर ले जा सकती हूँ, उसे मेजर कर सकते हैं। फॉर कटिंग पीसेज ऑफ ग्लास टू मेक विंडो पेन्स, विंडो पेन्स के गिलास को कट करके कर सकते हैं। फॉर स्विचिंग शर्ट फॉर और योर ब्रदर, और या फिर आपके ब्रदर के शर्ट को स्टिच करके कर सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट तरीके से कि मूव अ टेबल इनटू इट, ये एकदम सही वैलिड एस्टिमेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मेजरमेंट टूल यूज्ड इन इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, वो बताना है आपको। लेंथ ऑफ बेडरूम, मेजरिंग टेप बिल्कुल सही है। थिक ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स, रूलर बिल्कुल सही है। सरकमफ्रेंस कैसे मालूम करते हैं, रूलर और थ्रेड से, बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ द डाइनिंग टेबल, मेजरमेंट मेजरिंग टेप, यानी बिल्कुल सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो नन ऑफ डीज आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा सही नहीं है। मेजरमेंट ऑफ कर्व लेंथ डिवाइडर, बिल्कुल सही बात है। अननोन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट इज डन इज यूनिट, अननोन नहीं होता है, क्या होता है, नोन क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। तो ये ही गलत है, इनकरेक्ट है। कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी इज मेजरमेंट, बिल्कुल सही। लार्जेस्ट यूनिट योटोमीटर होता है।
ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है, मतलब आंसर आपका कौन सा आएगा, बी। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्या कहता है, टाइम इज मेजर्ड इन सच यूनिट्स। टाइम आप कैसे कैसे मेजर कर सकते हो, टाइम को हम किस में मेजर कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं, मिनट में कर देते हैं, आवर में कर देते हैं। लिखने का तरीका देखिए, सेकंड को एस लिखा जाता है, मिनट को MIN लिखा जाता है और आवर को H लिखा जाता है। SI यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड। SI unit इसकी सेकेंड। सम ऑफ द सिंपल डिवाइसेस यूज्ड टू मेजरिंग टाइम इज गिवन बिलो। कुछ ऐसा डिवाइस दे रखा है, सन डायल। दे आर अर्लीस्ट नोन क्लॉक्स विच यूज्ड शैडो टू मेजरिंग टाइम। ऐसा देखिए, इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं ये टाइम। ये सन डायल होता है यहाँ पे। तो जंतर मंतर जो जयपुर के अंदर है, वहां पर इस तरीके का सन डायल लगा हुआ है। हाईली प्रीशियस सन डायल है इन द वर्ल्ड। इसको देखने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे रिसर्चर भी यहाँ पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेंशनल डायल clocks. The commonly used devices for measuring time is the conventional clocks we used in our day-to-day life. There are mainly two types of conventional type clocks: 12 hours clock, 24-hour clock. आपने बहुत बार देखा होगा, आपके मोबाइल के अंदर भी ऐसा होता है सिस्टम कि आप एक से लेके 12 तक, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद वापस 1, या फिर पूरे दिन के 24 घंटे के हिसाब से आप इसको फिक्स कर लेते हैं। जैसे 12 के बाद में फिर 13, 14, 15, 16, 17। अगर सुबह के 12 बजे हैं, अगर 12 AM है ना, AM, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 0.00 AM में। और अगर 1 बज गए है ना, तो इसे क्या लिखेंगे, 1 AM। AM है ये, सुबह के हैं ये, तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है 5 AM, तो आप इसे 5 ही लिखोगे। अगर आपको लिखना है 10 AM, यानी सुबह के 10 AM है, ये सभी AM है। ये चलता है किसमें, AM। यहाँ पे भी AM लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे AM लिखने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा है, 24-hour सिस्टम है। और ये 12-hour सिस्टम, ये 24-hour सिस्टम है। और ये कौन सा है, 12-hour सिस्टम। अगर आपको लिखना है नाइट में, है ना, अगर आपको लिखना है 1 PM, है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 13, है ना। अगर आप लिखोगे यहाँ पे 5 PM, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 17। ऐसा देखिए, रेलवे 24 आवर्स को वैलिड करता है, बाकी बहुत जगहों पर 12-hour सिस्टम है। अगर लिखना रात के 10 बज गए, तो 12 के बाद गिनो, 1, 2, 3, 10 बज रहे हैं ना यहाँ पे, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितना हो गया, 22। अब आपको समझ आ गया होगा, ये 24-hour सिस्टम है और ये वाला 12-hour सिस्टम है। नाउ देखिए, स्टॉप वॉच, इट इज यूज टू मेजर टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 इवेंट्स। कोई भी 2 इवेंट्स हो रही है, उनके बीच में आपको लेना है मेजरमेंट की, कौन किसने जल्दी किया, किसने कम देर से किया वो काम। विद मोर एक्यूरेसी वी नीड स्टॉप वॉच। दिस इज स्टॉप वॉच। ये भी क्या करता है, टाइम को मेजर करने के काम आता है। एटॉमिक क्लॉक देखिए, दीज क्लॉक शोज मोर एक्यूरेट टाइम। ये जो क्लॉक्स होती है, एटॉमिक क्लॉक, बहुत एक्यूरेट टाइम दिखाती है। कैसे, देखिए, एटॉमिक क्लॉक इन द वर्ल्ड मोस्ट एक्यूरेट टाइम कीपिंग device operating by preciously measuring the consistent resonance frequency of atoms most accurately, most commonly जो हम use करते हैं, that is the cesium, CS. It is the energy transition of electrons in an atom cells when
stimulated by electromagnetic radiation at a very specific frequency to govern time. This high precision makes atomic clocks essential for application like global navigation satellite system, GPS system में ये चीज लगी होती है, and advanced communication system, financial transactions में atomic clocks लगी होती हैं. Now next देखिए, measurement of mass. मास का मेजरमेंट क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी. जो हमारी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट है मैटर का, वो क्या कहलाता है? मास. एसआई यूनिट इज किलोग्राम. वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे. एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? किलोग्राम होती है. द सिंपलेस्ट मेजरमेंट यूज्ड टू मेजर मास इज बीम बैलेंस. बीम बैलेंस जिससे हम तुलते हैं. ये देखिए बीम बैलेंस. इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल पान्स. ये देखिए जिसे आप तराजू बोलते हैं. द पान्स सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ द बीम. ये देखिए बीम के लास्ट में ऐसे लगे हुए हैं आइडेंटिकल पान. दिस द बीम कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर यूजिंग अ हैंडल. इसके पास एक हैंडल लगा हुआ है. To measure the mass of an object, it is compared with known mass of some standard weights. In one pan, the object is placed, and in another pan, standard weight are placed. अगर किसका, जैसे मुझे यहाँ पे एप्पल चाहिए 1 kg, तो एक साइड एप्पल रखूंगी, इस साइड 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट रखेंगे. The beam becomes horizontal if the mass of object become equal to the standard weight. ये एकदम हॉरिजेंटल सीधी हो जाएगी अगर ये दोनों बराबर हैं. नाउ नेक्स्ट देखिए, ओलंपियाड बाइट की बात करते हैं. यहाँ पर मास एंड वेट बोथ आर आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी. दोनों ही आइडेंटिकल होती है. द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास एंड द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्ट by the earth in its weight. देखिए मास तो आपको पता चल गया. वेट क्या होता है? वेट एक प्रकार का फोर्स है. और फोर्स कौन लगा रहा है? अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी. इसका मतलब अगर आप वेट लेना चाहते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा? मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स. एक्सेलरेशन हो जाता है, यानी W इज इक्वल टू M इंटू जी. ये ध्यान रखेंगे. दिस इज वेट, यानी वेट क्या होता है? फोर्स होता है ना. द फोर्स, वेट फोर्स है विच इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ. अर्थ किससे अट्रैक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से. इट इज कॉल्ड वेट. और मास क्या होता है? हमारी बॉडी में कितना, जो भी जिसका भी हम देखना चाह रहे हैं उसके अंदर मैटर की क्वांटिटी कितनी है, उसे मास. आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे. नाउ थैंक यू सो मच.